Students on in Hindi, it will be in English, right? Both. The topic is social responsibility of business. SR. Social responsibility refers to the obligation of a business to act in ways that benefit society at large. Alongside pursuing profitability, SRB includes ethical conduct, environmental sustainability, community development. Companies must balance profit making with positive contribution to the community and environment. SRB means that जो एक business है, they have a responsibility towards society also, right? कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन, राइट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे आर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग फॉर देयर सोसाइटी एट लार्ज बिकॉज दे कैन अफोर्ड, दे आर अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट, सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेकर आए, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे, सो दैट इट गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी की बेनिफिशियल में हो, सोसाइटी को बेनिफिट्स दे, उनके उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो, राइट? प्रॉफिट अर्न करना उनका सोल पर्पस है, इज इट, वो रहेगा, राइट? प्लस प्रॉफिट्स के साथ साथ दे हैव टू फोकस ऑन द सोसाइटी ऑल्सो एज पर गवर्नमेंट. इस क्लास में पढ़ेंगे भी हम, और ऑलरेडी यू ऑल आर अवेयर कि CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. This is a term I think you all have heard somewhere or other, right? तो CSR क्या कहता है? You have to contribute 2% of your profit in the society. आपको अपनी प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन पे लगाना पड़ेगा. इट्स अप टू यू कि आप कौन सी सेक्टर पे लगा रहे हो. इट इज नॉट बाउंडेड यू हैव टू जस्ट कंट्रीब्यूट इन पर्टिकुलर सेक्टर. नो, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे कंट्रीब्यूशन उनकी ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए थोड़ा पैसा लगाना, राइट? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. फॉर दैट यू हैव टू, फॉर वेदर यू आर वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल सेक्टर और एथिकली कंडक्ट करा रहे हो, या आप कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स रन करा रहे हो, एनीथिंग. Example, business should ensure safe working conditions. Companies should take steps to reduce their environmental footprint. They may contribute to societal development like philanthropy, education, healthcare programs. देखो, SRB, that is social responsibility of business, means that आप, you are obligated, every business is obligated कि वो कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, लाइक वो कुछ इस तरीके से स्टेप्स ले जिससे एनवायरमेंट में कम से कम नुकसान हो, environment negatively impact ना हो, right? They have to take some steps to reduce the environment problems. They must ensure they have a good working condition and safe working conditions. They are just investing some amount in the education sector or health sector. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? सबको समझ में आया ये स्लाइड, ये टॉपिक SRB, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? Anyone is having any doubt? किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क. कौन सा टॉपिक अगेन एक्सप्लेन कर दूं? क्लास दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती. एथिकल नॉर्म्स मतलब एथिक्स फॉलो होने चाहिए, राइट? सही गलत पता होना चाहिए, एथिकली काम होना चाहिए. नहीं, इट्स नॉट एवरी बिजनेसमैन. उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है कि जो इतना प्रॉफिट परसेंट से ज्यादा अर्न करते हैं,
एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का मार्जिन है, अगर आप इससे ज्यादा अर्न करते हो देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी 2% ऑफ योर प्रॉफिट। फिलेंथ्रोपिक आया ठीक है, कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ दिया। देखो वर्ड्स हर एक सेंस में अलग है ना, हर एक कंटेक्स्ट में बोले जाते हैं। नेक्स्ट, scope and challenges of corporate social responsibility in India. CSR in India has grown significantly, especially after the Companies Act 2013, which mandates certain companies to spend 2% of their average net profit on CSR activities, education and skill development, environment sustainability, healthcare and sanitation, poverty alleviation. देखो CSR का क्या मतलब है? जब कंपनीज एक्ट रीडिफाइन हुआ था 2013 में चेंजेस के बाद, उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया था। इट मींस इट कंपलसरी इट इज कि दैट सर्टेन कंपनीज, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सर्टेन कंपनीज, नॉट ऑल कंपनीज, सर्टेन कंपनीज हैव टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR। कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं? बेसिकली एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, राइट। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज एरिया अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम कि आपको एजुकेशन में ही करना है या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे करना है। इट डिपेंड्स अपॉन देम, बट दे हैव अ चॉइसेस बिटवीन दीज। ममर्थ कंपनी का नाम सुने आपने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ममर्थ कंपनी? बहुत लोग उसके प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे होंगे। ममर्थ कंपनी अपने हर एक प्रोडक्ट की सेल पे एक प्लांट लगाता है। डू यू नो दैट? अगर आपने उसका एडवर्टीजमेंट ध्यान से देखा होगा तो दिस इज व्हाट, वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इन्वायरमेंटल में लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो क्लासमेट्स की कंपनीज है, राइट। क्लासमेट उसका वो एग्जैक्ट कंपनी आईटीसी के अंदर है, किस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। वो 1 रुपी डोनेट करते हैं गर्ल्स एजुकेशन पे। But there are lots of companies in the market, right? Responsibility is, वैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, वेरी वास्ट टॉपिक यू कैन से। बट यहाँ पे आपको इट्स लिमिटेड टू योर सब्जेक्ट, तो हम इसको बहुत लिमिटेड वे में ही पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? नहीं तो इसकी 3-4 क्लासेस हो जाएंगे। Challenges क्या है? Compliance issue. Many companies struggle to meet the 2% of CSR mandate, either due to lack of clear understanding or genuine intent. मतलब एक इश्यू बनता है, कई बार कंपनी स्ट्रगल करती है अपने 2% प्रॉफिट को CSR में मैंडेटरी करेगी। या तो उनके पास उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उनका जेन्युइनली इंटेंशन ही नहीं है, दे डू नॉट वांट टू डू, राइट। तो चैलेंजिंग है उनके लिए कि अगर वो इतनी इस जगह पे पहुंच रही है तो दे हैव टू कंट्रीब्यूट, राइट। लैक ऑफ अवेयरनेस, often CSR activities are not aligned with community needs. बट अगर आप ना फील्ड वर्क में जाके देखो तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि जो CSR एक्टिविटीज हैं वो आपकी कम्युनिटी नीड्स के हिसाब से अलाइन है। मतलब आप पैसा तो लगा रहे हो पर जहां आपका मन कर रहा है, बट वो एक्टिविटीज जो हैं वो उतनी ज्यादा कम्युनिटी नीड्स के अलाइन ही नहीं करती। मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट मच, दे आर नॉट गिविंग दैट मच बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी नीड्स। ठीक है। Greenwashing. Some companies engage in superficial CSR efforts for public image rather than real societal impact. कुछ कंपनीज ऐसे एंगेज है CSR एफर्ट्स में कि उन्होंने एक अच्छी पब्लिक इमेज तो बना रखी है कि वाओ दिस कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग CSR इन दिस एरिया, पर रियल लाइफ में उसका सोसाइटी में कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। दैट इज नो रिजल्ट एट ऑल। ठीक है।
impact measurement, evaluating the effectiveness of CSR project is often difficult due to vague metrics. जो इसके इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई है कि उसका इम्पैक्ट को इवेल्युएट करना इज दैट मच डिफिकल्ट कि आप एग्जैक्ट पता ही नहीं लगा सकते हो, इवेल्युएशन ही नहीं कर सकते हो कि CSR प्रोजेक्ट्स जो भी है उसके रिलेटेड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Any example of green washing? Let me know. Nestle, H&M, नोट डाउन कर लो. H&M, Nestle, Volkswagen, Windex, ये सब चीजें हैं, ये सब कंपनीज हैं. What again? पूरा लिखा करो. Impact measurement, okay. देख ये कहाँ पे आ गए. मतलब जो पे इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है, सोसाइटी में, उसको मेजर करना डिफिकल्ट है. ठीक है, कि जो उसके लिए जो मैट्रिक्स बनाई गई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू उनको फॉलो करके उनका मेजरमेंट लेना इज वेरी डिफिकल्ट. दीज आर द चैलेंजेस फॉर दिस इज व्हाट इज इम्पैक्ट मेजरमेंट इज. Compliance issue. Many companies struggle to meet the 2% of CSR mandate. बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल करती है कि वो 2% CSR को मैंडेटरी को मीट कर सके. या तो उनके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो जेन्युइनली इंटेंट नहीं है, यानी कि जेन्युइनली इंटेंशन ही नहीं है उनका कि वो मीट कर सके. मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि वो अपने प्रॉफिट का 2% ना मीट ही नहीं कर पाती CSR के. मतलब वो ऐसा दिखाती है कि इतना प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रहे हैं, या इस तरीके से उसको यूज ही हमने प्रॉफिट इतना अर्न किया. या तो उनके पास लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं किस तरीके से हमें यूज करना है, या उनका इंटेंशन ही है कि वो नहीं करना चाहते. Next is second one is lack of awareness. Often CSR activities are not aligned with community needs. ज्यादातर ये देखा गया है कि आप जो CSR का पैसा लगा रहे हो, ठीक है, मान लो आप किसी एक ऐसे सेक्टर में लगा रहे हो जिससे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, नो बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी, और आपने अपनी तरफ से दिखा दिया कि आपने, ये हो सकता है जस्ट बिकॉज कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है. हाँ बिल्कुल सही है डिम्पल शर्मा. इम्पैक्ट मेजरमेंट. देखो, आप कोई भी चीज अप्लाई करते हो, आप पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आप लास्ट में इसको मेजर करना चाहते हो कि आप उस पर एक्चुअली में अचीव कर पा रहे हो या नहीं. उसके लिए आप इवेल्युएशन करते हो, राइट? अब इवेल्युएशन जब आप करने बैठते हो CSR का, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आप एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाते हो कभी भी, क्योंकि इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इतनी मैट्रिक्स उसकी डिफिकल्ट है कि उसको एग्जैक्ट इवेल्युएशन करना इज वेरी डिफिकल्ट. I hope is it clear to everyone right now? Or you have any doubt? किसी को doubt है, you can ask.
ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी कंपनीज जो इंगेज है सुपरफिशियल यानी कि सीएसआर एफर्ट्स में। वैसे तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट इंगेज है सीएसआर एफर्ट्स में, पर उन एक पब्लिक इमेज बनाई हुई है। मान लो कोई एक कंपनी है, उसने एक बहुत अच्छी पब्लिक इमेज बनाई हुई है कि वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के लिए, बट रियल में अगर सोसाइटी देखो तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जीरो इम्पैक्ट है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक मीनिंग पता हो। नॉट ऑल कंपनी, सर्टेन कंपनी जो इस क्राइटेरिया में आती सिर्फ वो कंपनीज 2% प्रॉफिट अर्न करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब जो आपकी कंट्री में लोग गरीब रह रहे हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, ताकि वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के आ सकें, उनके लिए जो प्रोग्राम्स रन होते हैं वो हो गया पॉवर्टी एलिवेशन। मैनेजमेंट प्रैक्टिस पास्ट टू प्रेजेंट, हमने कौन मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की हैं, क्या क्या चीजों को पढ़ा है समझा है, जो आज आप इस लेवल पे आके मैनेजमेंट को पढ़ पा रहे हैं, मैनेजमेंट को अप्लाई कर पा रहे हैं। तो कुछ आपके हिस्टोरिक मतलब पास्ट यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे किसी भी मैनेजमेंट को रन करने के लिए, जिन्होंने थ्योरीज दी। सबसे पहले आई थी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, जो फेडरिक टेलर ने दी थी और हेनरी फ्यूल ने दी। ठीक है, फेडरिक टेलर जो थे उन्होंने बेसिकली फोकस किया था साइंटिफिक में। ठीक है, वो कहते थे किसी भी काम को करने का साइंटिफिक मेथड होता है, हर एक चीज साइंटिफिक वे में चले। बट और इन्होंने, जो फेडरिक टेलर थे, ये गलत, एक सेकेंड, इसका यहाँ पे ये गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। जो आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके अंदर सबसे पहले आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो फेडरिक टेलर ने दी थी। ठीक है, फेडरिक टेलर ने, इन्होंने कहा था टाइम मोशन स्टडी के बारे में मैक्सिमाइज एफिशिएंसी हो, साइंटिफिक मेथड के बारे में। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में तीन थ्योरी आती है। सबसे पहले आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको याद करने का तरीका है, ए से आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हेनरी फोल ने दी थी। इसको नोट कर लो। ठीक है, जिन्होंने एफिशिएंसी में डिवीजन ऑफ वर्क और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने टाइम मोशन स्टडी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब काम ज्यादा से ज्यादा करो, और ह्यूमंस को इग्नोर किया था और उनको एक मशीन की तरह समझते थे। वो प्रोडक्शन को बस इनहांस करना चाहते थे, ह्यूमंस को मशीन की तरह समझते थे। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर चार्ट बना के समझा रही हूँ, जैसे आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, राइट। देयर थ्री थ्योरीज सब, जिन्हें हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट,
S stands for scientific management. जिन्होंने बात की थी कि हर एक मेथड साइंटिफिकली यूज होगा. Ignored humans. Focus on production only. Humans were equal to machine. Is it clear to everyone? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? रीज्वाइन कर लो. मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर है मेरे एंड से. इज इट क्लियर टू एवरीवन? टॉपिक समझ में आया कि नहीं ये बताओ. अभी जो ये स्लाइड में समझाया है वो समझ में आया? वॉइस क्लियर है मुझे पता है. ट्रेडिशनल मेथड में क्लासिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आती साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे फेडरिक टेलर ने दी थी. ये कहते थे हर एक चीज को करने का साइंटिफिक मेथड से. ह्यूमंस को टोटली इग्नोर किया था, प्रोडक्शन पे फोकस किया था, एंड ह्यूमंस और मशीन को इक्वली ट्रीट किया था. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इसमें आता है ए. ए स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव. जो दिया था हेनरी फ्योल ने. फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. इन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया था, नॉट ओनली ऑन प्रोडक्शन. इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे फोकस किया था. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? This is clear to everyone? Okay, fine. मैंने लिखा था सब, राइट? एस पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, बी. बी इज ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. ब्यूरोक्रेसी में क्या था कि आपके पास सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी है. इसका एग्जांपल रखो एक आईएएस ऑफिसर. कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तो अगर आपको किसी आईएएस ऑफिसर से मिलना है तो आपको एक बहुत बड़ी एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज व्हाट इज अ ब्यूरोक्रेसी, जहां पे बहुत ज्यादा रिजिड सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है. एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. यू कैन नॉट इग्नोर दैट. दिस इज व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड्स क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर. इसे दिया था मैक्स वेबर ने. देखिए ब्यूरोक्रेसी दी थी मैक्स वेबर ने. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पास्ट यानी कि ट्रेडिशनल मेथड समझ में आ गए एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके. प्रेजेंट में यानी कि जो आपका टुडेज एरा यानी कि मॉडर्न एरा, राइट? कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस थी जो कि कहता था कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो, इमर्ज रखो. ठीक है. कंटेम्प्रेरी थ्योरी का मतलब है कि यू शुड हैव अ मोर कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल अप्रोच हो कि अगर कोई अनसर्टेनिटी रिस्क आए तो आप चेंजेस इजिली को एक्सेप्ट कर सको, और फ्लेक्सिबिलिटी रहे, एक हेल्थी इन्वायरमेंट रहे, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी रन करे, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रहे, प्लस एक फिक्स स्ट्रक्चर भी रहे, यानी कि एक हायरार्की भी फॉलो करनी, साथ साथ इनफॉर्मल भी रहे, ताकि एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो,
focus on adaptive and iterative work cycle, right? वेस्टेज कम हो और इसके मैक्सिमम वैल्यू को जनरेट करना, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, यानी कि टीम्स को ये आप अथॉरिटी दे दो कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिसीजंस ले सकते हो, कुछ भी कुछ एक्सटेंट तक। सस्टेनेबल फोकस हो, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, हर एक एस्पेक्ट पे आप फोकस करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन सा नहीं समझ में आया जो लोग नो मैम कह रहे? शुड आई एक्सप्लेन वंस अगेन? ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट। कंटेम्प्रेरी थ्योरी यानी कि जो प्रेजेंट ये मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस कर रही है, इसको इस माइंडसेट के पास साथ पढ़ो। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज यू आर वर्किंग करेंटली इन एनी कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है? तो वहां का किस तरीके का एनवायरमेंट है? कोलैबोरेटिव एनवायरमेंट है, राइट? फ्लेक्सिबल अप्रोच है। इट इज नॉट रिजिड कि अगर आपको अपने साथ वाले टीममेट से बात करनी है तो यू आर नॉट अलाउड, जो कि पहले होता था क्लासिकल में। बट यहाँ पे यू कैन टॉक, एक स्मॉल टीम्स बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, फॉर्मली इनफॉर्मल वे में। ये सब हेल्प करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने में, आपकी आपकी मोटिवेशन लेवल को, और एक नई आइडियाज को भी बिल्ड करते हैं। तो दिस इज व्हाट अ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन कंटेम्प्रेरी थ्योरी, राइट? कि अगर कोई रिस्क आ गया, अनसर्टेन सिचुएशंस आ गई, तो आप बहुत इजीली उन सिचुएशंस को अडेप्ट कर ले जाते हो, ताकि आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो और आप इजीली अपने गोल को अचीव कर सको। बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस रहेंगे तो इट इज गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? See, there are two practices. Past. Past means that is traditional, which already we have discussed. Present means modern. Modern may it is contemporary management practice, which is saying that in any organization, a management should be flexible approach should be there, rigid in some extent, but most of the things should be flexible. They should have a good working conditions. They should have a flexible approach so that if any uncertainty occurs or any risk occurs, you can easily make the decisions or changes according to the circumstances. You can have a decentralized decision making so that you have a good teamwork, that have a good decision making power for small steps. If they want to take some decisions, they have the authority to take, right? They should have a sustainable focus. If you are doing any business, you are working in an organization, the goal is very very high, right? And you want to just survive of time. So you should have long-term environmental programs also, social, you have to focus on social society also, right? You should consider each and every aspect. This is what is modern thinking approach in organization, in management, which was not in the traditional. Now is it clear to everyone? इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ये। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड समवेयर, राइट? ये टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, ऑलरेडी आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होंगे, डेफिनेटली पढ़ा हुआ है। भूल गए हो वो अलग बात है, काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया, बट आपने पढ़ा हुआ है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? मैंने क्लास में बहुत बार समझाया है यू ऑल दैट देयर आर 3 लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट? In any organization you talk, there are 3 levels. Every organization is divided into 3 levels: top level, middle level and lower level. Is it? Top level management means strategic.
where we make a strategic decisions, where we include CEOs, board of directors, executives, जो कंपनी के मिशंस को डिफाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को, और डिसाइड करते हैं व्हाट पॉलिसी शुड बी followed throughout the organization. This is what a top level management do. The main focus of top level management is to have a good strategy for their organization, have a good company's mission. It should be defined in a clear words. We set the long-term goals for the business. We decide the policies that should be followed within the organizations, right? This is what a top-level management does. Is it clear to each and everyone? देखो, जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल पर डिवाइडेड है. जो लोग हिंदी में फोकस करने के लिए कह रहे हैं वो भी सुन लो. टॉप लेवल मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, 3 लेवल होते हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर. तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसमें आते हैं सीईओ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, राइट, जो एक्चुअली कंपनी को रन कर रहे हैं. तो वो क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी की मिशन यानी कि विजन को देखें, वो अपनी कंपनी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं. फॉर दैट वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के मिशन को डिफाइन करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज किस तरीके से रूल्स पॉलिसीज होगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रन होगी और हर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ेगी, राइट. दिस इज व्हाट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट डू. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next is middle level management, that is tactical, right? Manager at this level bridge the gap between top management and operational management. ये जो आपके थर्ड लेवल है, यानी कि जो लोअर लेवल है और जो टॉप लेवल है, इनके बीच का जो गैप है इसको फुलफिल करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजर्स. अल्टीमेट काम तो डे टू डे ऑपरेशन कौन करता है, वो लोअर लेवल करता है. स्ट्रैटेजी टॉप लेवल ने करती. अब सीईओ थोड़ी आके देखेगा काम सही चल रहा है नहीं, उसके लिए वो क्या करता है, एक मैनेजर अपॉइंट करता है. मैनेजर्स जो होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक वर्क के, राइट, उनका काम होता है कि जो भी स्ट्रैटेजी प्लान्स बनी है उनको, उनकी पॉलिसीज को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्पेसिफिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली रन कर सकें. दे शुड नो कि कंपनी का गोल क्या है और उनको कौन सी एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म करनी है, सो दैट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. इज इट क्लियर? लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे से करें, इंश्योर करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें. Is it clear to each and every one of you? ये टॉपिक में स्पेशली मैंने नहीं पढ़ाया था, पर मैंने कहीं भी डिस्कशन जरूर किया था इस टॉपिक्स का. जब आप स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे थे तब आपने स्ट्रैटेजिक्स पढ़ी, स्ट्रैटेजी, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, तब भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया था. पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक भी डाल दूं, सिलेबस में अलग से मेंशन भी था. तो आई जस्ट थॉट कि एक कुछ फ्रेंड्स ऐसा ना कहें कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, कुछ नया नहीं है. ठीक है, और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़े हैं. Any doubt, anyone? डिपार्टमेंट मैनेजर्स कोई यूनिट थोड़ी है. आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो. आप एक
कंपनी रन कर रहे हो, उसके लिए आपके पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब हर एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर थोड़ी मैनेज करे, उसके लिए आपने इंडिविजुअल डिपार्ट मैनेजर्स बनाए हैं। उसके भी अंदर आपने, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हिसाब से आप हायरार्की बनाओगे और अपने वर्क को इस तरीके से डिवाइड करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हर एक चीज बहुत स्मूथली रन कर सके। ठीक है। मैनेजर स्किल्स, मैनेजर्स को कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सपर्टाइज होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, देखो किसी मशीनरी सॉफ्टवेयर किसी को रन करना है, तो यू शुड हैव अ टेक्निकल नॉलेज, राइट? टेक्निकल स्किल्स आर मस्ट। अब किसी किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं उसको मैनेजर बना दूं एक सॉफ्टवेयर टीम का, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। वहीं पे एक एक्सपर्ट टेक्निकल टेक्नीशियन को रखूं मैं और उसको मैनेजर अपॉइंट करूं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ब्रिलियंट आएगा, राइट? ह्यूमन स्किल, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल, जो कि हर एक लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू वर्क विद एंड मोटिवेट पीपल, आप किस तरीके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले के साथ, अपने जीनियर जूनियर, तो ये सब, और किस तरीके से मोटिवेट करो, एबिलिटी जो आपकी काम करने की, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल है, राइट? कंसेप्शनल स्किल, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप सिचुएशंस को कैसे एनालाइज कर रहे हो, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को समझ के इंटरेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग पर है, राइट? आप कंसेप्चुअली कितने ज्यादा उस पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व। स्किल्स बाय लेवल, टॉप लेवल को क्या रिक्वायरमेंट है आई नो, पर ये सिलेबस में फिर से मेंशन था, इसलिए मैं दोबारा लेकर आई, so that most students can say me कि मैम ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, इस यूनिट में दिया था, ठीक है। द रीजन इज दस ओनली, मुझे पता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा पढ़ने से नॉलेज वेस्ट नहीं होगी आपकी। टॉप लेवल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर कंसेप्चुअल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बिकॉज टॉप लेवल में आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, है ना, अपना मिशन डिसाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। मिडिल लेवल के पास हर एक स्किल की इक्वल इंपॉर्टेंस, वाई? बिकॉज वी शुड नो कि हाउ टू डील विद देयर लोअर लेवल, उसके लिए उन्हें ह्यूमन स्किल्स चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल इसलिए चाहिए कि जो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनी है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, तभी तो वो अपने से जूनियर्स को उतने अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे उनको स्ट्रैटेजीज। टेक्निकल स्किल्स हो ताकि वो जो भी टेक्निकल वर्क्स हो रहे हैं उनको प्रॉपरली इवेलुएट कर पाए टाइम टू टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लोअर लेवल में वो लोग होते हैं जो रोज का काम कर रहे हैं, जो मशीन्स रन कर रहे हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन में लगे हुए, वो हो गया आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो एक्चुअली में ऑपरेशंस को रन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख लो, मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने शायद ऑलरेडी पहले भी दिया, कि कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनके बाद एचओडीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, राइट, स्ट्रीम्स के, और उनके अंडर कुछ टीचर्स हैं, और वो टीचर एक्चुअली में जाके क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये हम हो गए लोअर लेवल मैनेजर, जो एक्चुअली में जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपके हो गए मिडिल लेवल, और डायरेक्टर आपके हो गए टॉप लेवल। अब क्लियर है? अभी भी डाउट है किसी को?
Still anyone is having any doubt, you can ask. Conceptual things मतलब you have a conceptual knowledge, you have a good decision making power, concepts clear है, आपको बहुत डिटेल में नॉलेज है उस पर काम की, राइट? Roles and functions of managers. Interpersonal roles. Leadership, motivation, communication. Example, leading a team. When you, as a manager, you are leading a team. जो आपके अंदर, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 employees work कर रहे हैं, right? So you should have a good communication skills, ना? कि how you are leading them, how you are motivating or communicating with them, you are a good leader or not. So for that you need a interpersonal roles, right? Interpersonal role का basically मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलकर एक टीम को जब मैनेज कर रहे हो, उसके लिए आप देखो, लीडरशिप हो या मोटिवेशन, उसके लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोलकर ही तो टीम को मोटिवेट करोगे और बोलकर ही अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाओगे अपने वर्क से. तो हाउ गुड यू आर अ लीडर, हाउ आर यू मोटिवेटिंग, हाउ यू आर encouraging, how you are communicating, or you are leading a team. Example, ठीक है, this is what a interpersonal role. Informational role, that is monitoring and sharing information. आप किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और मॉनिटर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन रोल से. अटेंडिंग मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, आपने मीटिंग अटेंड की, ठीक है, आपने फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, मीटिंग अटेंड करने के बाद जो भी डिस्कशन हुआ मीटिंग में उसकी एक रिपोर्ट तैयार हुई, तो वो रिपोर्ट किस तरीके से तैयार हो रही है और कितने कितने अटेंटिव वे में कितने आप उस मीटिंग में इन्वॉल्व हो, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन रोल इज, जहां से आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को समझना है और इंफॉर्मेशन को गैदर करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन डिसीजन रोल. डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसोर्स एलोकेशन. अब आपको मालूम चल गया, यू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ यू, यू आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड, यू हैव अ गुड नॉलेज, राइट? अवेयरनेस है, आपको मिशन पता है, रीजन पता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक अ डिसीजन. अगर आप किसी टीम को रन कर रहे हो तो आप इसमें से किसको लीड रोल में रखोगे, जिसका हेड होगा, आप किसको कौन सा टास्क असाइन करोगे, ये सब आपको डिसीजन लेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो, हाउ आर यू एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज किस तरीके से कर रहे हो. एग्जाम्पल, बजटिंग, आप अपने ग्रुप का बजट किस तरीके से बना रहे हो, बजट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसने एक बजट बनाया, वो बजट मैनेजर के थ्रू ही तो आप तक पहुंचेगा, राइट? अब वो मैनेजर किस तरीके से मैनेज करे, एक प्रॉपर बजट तैयार करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मैनेजर. दिस इज द थ्री बेसिक रोल, interpersonal, informational role and decision role, which is played by every manager in any organization. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? सबको समझ में आया ये टॉपिक? Should I explain once again or is it clear to everyone? Okay. Functions. सबसे पहले प्लानिंग, आप गोल सेट करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ऑर्गेनाइजिंग, देन यू असाइन अ टास्क, स्ट्रक्चरिंग टीम एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार, हर एक क्लास में हम पढ़ते हैं, राइट? देन यू लीड, दैट यू इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको आप मैनेज कर सको. लास्ट में आप मॉनिटर करते हो प्रोग्रेस को, राइट? इम्प्लीमेंट करते हो जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने. सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, मैनेजर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी तक जितना पढ़ाया है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Any student is having any doubt, you can ask.
government regulations, economic trends and technological advances. ये तो आई थिंक क्लियर है सबको कि हर बिजनेस एनवायरमेंट दो फैक्टर से इफेक्ट होता है. इट्स अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स. प्रॉपरली स्मूथली रन कर रहे हैं या नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. My voice is clear to everyone. फाइन 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 ओके. कि डिस्टर्बेंस क्या, किसी का माइक ओपन है? अब ठीक है आई थिंक. इज इट क्लियर? और एक्सटर्नल में क्या आता है? जो आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, राइट? जो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. कस्टमर्स का रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉम्पिटिटर्स आपके कंट्रोल में. एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज हो कि आप कौन कौन से स्टेप्स कब आपको लेने, यू शुड नो. तो यू हैव अ प्रॉपर गुड knowledge about what is going in the market. Is it clear to everyone? इंडिया में बात करते हैं इसका क्या है. मैनेजर मस्ट consider India's unique socio-economic factors like labor law, cultural diversity, government regulation. Example GST, FDI policies. You all are aware कि जब आपको सोशो इकोनॉमिक फैक्टर पता है इंडिया का, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में एक लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉज है, और कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी है. हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स है, राइट? और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अपनी जगह है, तो आपको यू हैव टू फॉलो. अब गवर्नमेंट ने जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग in India is have to follow this GST, FDI policies, GST, right? Navigating emerging sectors like digital economy, startup ecosystem, green technologies. These are the Indian managers. आज से 10 साल पहले आप चले जाओ तो यू वर नॉट, अगर बैंक का कोई काम कराना होता था ना तो बैंक के चक्कर लगाने पड़ते. अब घर बैठे बैठे हो जाता, राइट? नेट बैंकिंग आ गई, यूपीआई पेमेंट्स हो गई, पेटीएम, रुपए, मतलब ये सब जो आपके अलग अलग एप्स है, दे आर हेल्पिंग यू टू डू योर बिजनेस ट्रांजेक्शन इजली. इज इट? तो दिस इज व्हाट इमर्जिंग बिजनेस एनवायरमेंट. अगर आपके पास आज के टाइम पे ऑनलाइन मनी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो, राइट? क्योंकि आपको अपने बिजनेस को मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको भी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट हो गया है. आपके पास भी स्कैनर होगा, राइट? क्योंकि आजकल लोग डिजिटली होते जा रहे हैं हर एक चीज के. कैश कम प्रेफर करते हैं, कार्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं. So this is what a digital economy is. And you have to make changes in your business according to that. Is it clear to everyone? इंडिया में किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे बिजनेस एनवायरमेंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? The topic is completed here. This unit is completed. We have some time left with us for 5 minutes. So if you have any doubt, you want to discuss any topic, कोई पुराना टॉपिक रह गया है जो आपको समझना, या आज की क्लास का कोई टॉपिक है, then ask me. Which repeat this topic लिख दिया. This topic means which topic? बिजनेस एनवायरमेंट वाला. एग्जाम की इंफॉर्मेशन बट अभी तक तो मेरे पास कोई नहीं आई है, और आएगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल.
ठीक है, हेनरी फ्योल ने दी थी। एंड दिस थ्योरी इज टोटली फोकस्ड ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, और बहुत प्रैक्टिकल थे। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करती है, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्वालिटी, ठीक है, डिवीजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सो ऑन। तो हेनरी फोर्ड बेसिकली फोकस ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ, राइट, क्योंकि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में सब प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था, हेनरी फोर्ड ने सब चीजों पे फोकस किया था, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की थी। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, मैं क्लास के साथ साथ बताती चलती हूँ आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ये सब्जेक्ट है आपका, इसमें थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ूं, बताऊं आपको, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इजी टॉपिक्स है आपके, राइट। whether you talk about roles and functions of manager is important. Manager in business environment you can even skip, but they can ask you in, skip मत करो, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें से हम आई एम श्योर कि 100% आएगा आएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और कंटेक्स्ट आपको बिजनेस एनवायरनमेंट डाल दिया, तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की नॉलेज है, और इसको आप बस आपको क्या करना है, जो भी समझा है पढ़ा है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंटरलिंक करके आंसर देने हो, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन असाइनमेंट, 1000 टाइम्स लिख लो, लिखते चलो। मैं भी क्लास के डिस्कशन टॉपिक ले रही हूँ, SRB एंड CSR। देखो, सिंपल मतलब है, वेदर यू टॉक अबाउट CSR और SRB, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, जिसे हम कहते हैं CSR, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं भी आते हो, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई ऐसा बिजनेस ना कैरी करे जिससे सोसाइटी हार्म हो, जिससे सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बने। तो इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी बिजनेसमैन कि एक सोसाइटी के वेलफेयर को देखते हुए ही अपने बिजनेस को रन करें। कौन से असाइनमेंट की बात कर रहे हो, मैंने कोई असाइनमेंट दिया आप लोगों को? बेटा, मुझे नहीं पता आप कौन से असाइनमेंट की बात कर रहे हो। तो फिर बार बार ये ऐसे क्यों स्पैम मैसेजेस करते हो? ओके, शोइंग इन LMS। फाइन, मैं इसको एक बार रीचेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। टॉपिक बता दूं? टॉपिक क्या है ये तो बताओ ना। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टाइम राइट। चलो,